Okay, students, let's study the second unit, that is the genetics and evolution. तो अभी हम लोग जो है वो genetics को जो है वो कवर करेंगे. इसमें जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे that is the principles of inheritance and variation. ठीक है कि genetics क्या होती है. Genetics साधारण से शब्दों में कि genetics की डेफिनेशन ही यही है to understand the प्रोसेस ऑफ फेनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कि जेनेटिक्स के बीच में जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है किस चीज की कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन को जो है इसको हम लोग वी कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. इसके बीच में जेनेटिक्स जो है ये टोटल ये सब चीजें जो है वो इंक्लूड करती है. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द फर्स्ट वन बाय वन वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस इनहेरिटेंस क्या होती है और ये वेरिएशन क्या होती है. इनहेरिटेंस अब आप थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल कि ह्यूमन बीइंग के जो बच्चे होते हैं दे आर सिमिलर लाइक दैट ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड द ट्री ऑफ मैंगो द ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस द ट्री ऑफ मैंगो दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ द मैंगो ट्री. एंड उसी प्रकार से जो एलिफेंट्स के बच्चे होंगे या किसी भी स्पीसीज के जो उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे दे आर लुक सिमिलर like that of them. अब यहाँ पर एक बात आती है क्या वो पूरी तरह से सिमिलर होते हैं जैसे ही उसके पेरेंट्स होते हैं या उनके बीच में थोड़े बहुत जो है वो डिफरेंसेस होते हैं. अब आप अपने आप को देख लो कि अपने आपके ब्रदर सिस्टर्स जो कुछ भी होंगे यू आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सिमिलर पेरेंट्स. आप बिल्कुल सिमिलर पेरेंट्स के जो हैं उन्हीं पेरेंट्स के आप बच्चे हैं. 2-3 बच्चे होंगे. क्या आप सभी के सभी एक जैसे हैं या आपके बीच में डिफरेंसेस हैं. ठीक है. और उसके बाद कि क्या जो करैक्टर्स जो आपके पेरेंट्स के करैक्टर हैं क्या आप में भी वैसे ही करैक्टर हैं. क्या पूरी तरह से आप अपने पेरेंट्स की तरह से हैं या अलग हैं. और दूसरी तरफ क्या जो आपके ब्रदर एंड सिस्टर हैं उन आप बिल्कुल उनकी तरह हैं या उनसे भी आप कहीं ना कहीं जो है वो डिफरेंट हैं. तो यही प्रोसेस हुई कि द इनहेरिटेंस के कौन से जो करैक्टर हैं दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ योर पेरेंट्स. ठीक है ना कि अब जैसे हमारे पेरेंट्स हैं हमारे 2 हाथ हैं 2 पैर हैं 2 आंखें हैं नाक हैं तो हमारे पेरेंट्स के भी ऐसे ही हैं इसलिए हमारे भी एक जैसे हैं. लेकिन कुछ एक डिफरेंसेस भी हैं बट वी कैन हैव द अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम आवर पेरेंट्स. कैसे हो सकता है हमारी आंखों का कलर कुछ और हो हमारे हेयर्स का कलर कुछ और हो हमारी हाइट जो है वो कुछ और हो साइज में फर्क हो सकता है. तो इसी प्रकार से ये जो चलो मैं अभी इसकी डेफिनेशन बताता हूँ. लेकिन जेनेटिक्स के बीच में कि ये जो इनहेरिटेंस के कौन से जो करैक्टर हैं दे आर सिमिलर एंड व्हाट आर द करैक्टर्स हाउ वी आर द डिफरेंट फ्रॉम आवर पेरेंट्स. और कौन से करैक्टर्स के बीच में जो है वो हम अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हैं. इवन वी आर डिफरेंट फ्रॉम द ब्रदर एंड सिस्टर्स. जो हमारे जो ब्रदर और सिस्टर्स हैं हम उनसे भी जो है वो अलग हैं. कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत जो है हम उनसे भी अलग हैं. अपीयरेंस में फर्क है कलर ऑफ हेयर में साइज में फर्क हर चीज में जो है वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो ये वेरिएशन जो है वो किस प्रकार से आती हैं और क्यों आ रही हैं व्हेन वी आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सिमिलर पेरेंट्स एंड व्हाई वी आर द डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द पेरेंट्स. बट देयर आर द सर्टेन इंडिविजुअल्स. लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ देयर पेरेंट्स. They are known as the clone of their parents. हम उनको जो है वो क्या बोलेंगे क्लोन जो है वो बोल सकते हैं. अब ये फर्क आता है कहाँ पर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और asexual reproduction. The sexually reproducing organism they have the variations in them. They have the variation in them. And the individuals which are produced by the asexual reproduction, they are similar. They don't have the variations. They have the लेकिन वेरिएशन हो भी सकती है लेकिन बाद में बताता हूँ उसका कारण कुछ और होगा. They are similar to their parents. हम ऐसा बोल सकते हैं कि they are the carbon copy of their parents. The individuals which are produced by the asexual reproduction हम उनको ऑफस्प्रिंग नहीं बोलते हैं. जो इंडिविजुअल
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, वी डोंट कॉल देम ऑफस्प्रिंग। द टर्म यूज्ड इज गैमेट। और आपने कुछ फिल्म भी देखी होगी, जैसे वो क्रिस 3 वगैरह, उसमें क्लोन बनाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो जो क्लोन होता है, दे आर सिमिलर इन कैरेक्टर्स टू देयर पेरेंट्स। जो क्लोन मतलब, चाहे हम ऐसे नहीं बोलेंगे पेरेंट्स, चलो पेरेंट्स ही बोलो, कि जैसे किसी एक सेल से जो है वो कोई इंडिविजुअल तैयार कर लिया जाता है, तो जिस इंडिविजुअल का वो सेल होगा और उस सेल से एक नया इंडिविजुअल हम लोग बना देंगे, तो वो उसका क्लोन हुआ, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो है वो उसी की तरह होगा, उसके बीच में कोई डिफरेंट नहीं होगा। लेकिन and the group of such type of individual is known as clone। इसको हम लोग क्या यूज करेंगे, क्लोन, उसको जो है वो टर्म यूज करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द क्लोन, एक क्लोन के बीच में, और the and the individuals which are produced by the sexual reproduction, they are known as the offspring। हम उन इंडिविजुअल्स को क्या बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग बोलेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड के। और दूसरी बात कि वेरिएशन जो है वो कहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है, वेरिएशन हम लोगों को देखने को मिलेगी इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर प्रोड्यूस्ड by the process of asexual reproduction, they are similar to that of their parents and there is no variation। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर मान लो आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई थोड़ी बहुत they are different from their parents, तो वो जो वेरिएशन हम लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में, इन ऑर्गेनिज्म के बीच में देखने को मिलती है, दे आर इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल क्या मतलब, कि मान लो हम गुलाब की एक कलम है, गुलाब का एक पौधा है, उसकी 2 कलमें जो है वो हम लोग निकालते हैं, वहां से 2 पौधे वहां पर लगाते हैं, एक बड़े अच्छे जो है वो ऐसी जगह तैयार करते हैं जहां पर इन्वायरमेंटल कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, पानी अच्छा है, उसके सारी जो न्यूट्रिशन अच्छी है, जो भी उसको रिक्वायरमेंट है वो बहुत अच्छी मिल रही है। मगर दूसरा पौधा जो है वो ऐसी जगह पर तैयार करते हैं जहां पर हो सकता है पानी की कमी भी हो या न्यूट्रिशन अच्छी नहीं मिल रही हो, तो वहां पर जो है वो उसकी जो है वो अच्छी तरह से नहीं बड़ा होगा, उसके फूल अच्छे नहीं आएंगे। आप बोलेंगे कि नहीं भाई ये तो डिफरेंट है, जो अच्छी जगह हुआ है उसका साइज फ्लावर का बड़ा अच्छा है, जो अच्छी जगह नहीं है उसका साइज कम है। तो ये हुई इन्वायरमेंटल वेरिएशंस। लेकिन क्या कि जब उसको, जहां वो एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो रह रहा है, उसको भी हम अच्छी कंडीशन में जो है वो रखेंगे, तो वो उसी की तरह हो जाएगा, आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हुई asexual reproduction, the organism which reproduced asexually, they are similar, they are clone to their parents, वो बिल्कुल जो है वो क्लोन होते हैं। but the organism which are produced sexually reproducing organism, they have the chances of variation। अब ये chances of variation कहाँ आता है? अब +1 में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर होती है वहां पर क्या इन्वॉल्व होते हैं, गैमीट्स। क्या इन्वॉल्व होते हैं, गैमीट्स। और अगर जब ये गैमीट्स बनते हैं तो गैमीट्स बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। गैमीट्स बनने के लिए कौन सी प्रोसेस होगी, मियोसिस की प्रोसेस होगी। और जो ऑर्गेनिज्म जहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, अब गुलाब की कटिंग है, लो सीधा जमीन में लगाओ और वो पौधा बड़ा हो जाएगा, तो वहां पर माइटोसिस डिवीजन होगा। सिर्फ कौन सा डिवीजन होगा, यहाँ पर इस तरफ माइटोसिस। तो मियोसिस डिवीजन जब होता है, तो मियोसिस डिवीजन के बीच में एक प्रोसेस हमने पढ़ी थी, पैकेटिन स्टेज ऑफ मियोसिस 1, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो जो मियोसिस के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है, कि जब जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, दे आर एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल, वो जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, दैट इज नोन एज द क्रॉसिंग ओवर। उसको जो है वो क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है। और उस वक्त जो है ये वेरिएशन जो है, ठीक है। तो ये एक और की जो क्लोन होते हैं भाई, दे आर प्रोड्यूस्ड माइटोटिकली, एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। अंडरस्टैंड? आप लोगों की समझ में ये चीज आई थोड़ी सी?
कि किस प्रकार से जो है वो वेरिएशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। आगे हम टाइप ऑफ वेरिएशन जो है वो पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा है। लेकिन थोड़ा सा अब मैं आपको एक और चीज जो है वो यहाँ पर बताना चाहूंगा, दैट इज द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की जो है वो जो क्या डेफिनेशंस होती हैं। इनहेरिटेंस मीन कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। इनहेरिटेंस मीन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। कहां से? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के बीच में जो ये जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया कि किस प्रकार से जो है ये कैरेक्टर जो है वो आते हैं। जो जेनेटिक्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है, मतलब जेनेटिक्स इज द प्रोसेस टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स की क्या डेफिनेशन होगी? जेनेटिक्स की मैंने शुरू में आपको बोला, द प्रोसेस ऑफ टू अंडरस्टैंड the concept of this the biological concept of the inheritance and variation, इसी को अंडरस्टैंड करना। वेरिएशन के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात आती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब इसको हम हेरिडिटरी भी बोलते हैं, हेरिडिटी भी बोलते हैं। हेरिडिटी द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, कि किस प्रकार से जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से जो है वो बच्चों के बीच में ट्रांसफर होते हैं, उसी को जो है हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस बोलते हैं। और इसका जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है इसकी, इनहेरिटेंस और वेरिएशन की, इसको अंडरस्टैंड करने की प्रोसेस को जो है वो जेनेटिक्स बोला जाता है। तो अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड आप लोगों ने कर लिया होगा। इवन अवर ह्यूमन बीइंग, अब जो ह्यूमन बीइंग हमारे जो एंसेस्टर थे ना, वो इस वेरिएशन को जो था वो वैरायटीज को जो था वो बड़े अच्छे तरीके के साथ जो थे वो पहचानते थे। अब आप लोग भी देखते हैं कि हम लोग जब खेती बाड़ी करते हैं या एनिमल्स को, तो हम लोग कौन सी जो है वो फसल का जो है वो सीड रखना, जहाँ जिस खेत में बड़ी अच्छी गेहूं होती है या बड़े अच्छे जो है वो मेज जो है वो लगी होती है, मक्की तैयार होती है, हम वहां से जो है वो बीज सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो जो एक वेरिएशन, हम लोगों ने तो सेम बीज लगाया खेत के बीच में, कुछ एक जो है वो बड़ा अच्छा हुआ, कुछ एक नहीं हुआ, तो हम अच्छे वाले को सिलेक्ट करते हैं। जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो कहाँ से आती है? वो आती है वेरिएबिलिटी से। ये जो वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएशन? हम वेरिएशन की जो है हम लोगों ने सारी प्रोसेस अंडरस्टैंड की। नाउ वेरिएशन मीन द डिफरेंसेस इन बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। मतलब इधर लिख देता हूं, इसके बीच में द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, है उसके जो इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंट है, एंड इवन साथ में और क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, एंड इवन द ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट्स। आप 2-3 भाई बहन हैं, आप लोग जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं, आप लोग एक दूसरे से अलग अलग हैं। ये जो आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलता है सिमिलर पेरेंट्स के बच्चों के बीच में, एंड द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। अब मैंगो आप लोग खाते हैं, कोई किसी का साइज छोटा है, कोई देसी है, कोई लंगड़ा है, कोई जो है वो हम लोग दशहरी बोलते हैं, कुछ एक सफेदा बोलते हैं, अलग अलग वैरायटीज है। जो डिफरेंसेस, अब मैंगो तो मैंगो है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, इंडिया में होगा, लेकिन उनके बीच में जो डिफरेंट है वो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जो वेरिएबिलिटी मिलती है वो वेरिएशंस। डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉग, आपके घरों के चारों तरफ अलग अलग प्रकार के कुत्ते आप लोगों को देखने को मिलते हैं, डिफरेंट एनिमल्स आपको दिखने को मिलते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैट्स आपको दिखने को मिलती है। लेकिन हैं तो कैट्स हैं तो डॉग्स हैं तो मैंगो हैं। तो वो होता है द डिफरेंस and also the offspring of the same parents, that is known as the variation। इसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएशन जो है वो कहा जाएगा। Now, अब जो हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच में जो वेरिएशन आती हैं वो किस प्रकार से आती हैं। मैंने यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर बोला। जो क्रॉसिंग ओवर होता है वहां पर ऐसा क्या होता है, और थोड़ी सी मैंने क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो जो वहां पर अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है
ज्यादा जो गड़बड़ हो जाती है, क्रोमोसोमल कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मान लो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, या जीन्स के लेवल के ऊपर कुछ जो है वो गड़बड़ हो जाती है, तो जो ऑफस्प्रिंग के बीच में हम लोगों, उनके बच्चों के बीच में हम लोगों को जो है वो कुछ उस प्रकार से जो है वो वेरिएशन देखने को मिलती है। तो वेरिएशन जो है, वेरिएशन की वजह जो होती है, दैट इज द म्यूटेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। के क्रोमोसोम के बीच में या जीन्स के बीच में जो है वो कुछ गड़बड़ हो जाती है, दैट इज नोन एज द म्यूटेशन। एंड दिस वेरिएशन दैट लीड्स टू द इवोल्यूशन। और वेरिएशन की वजह से क्या होता है, एक नई चीज जो जेनेटिक्स यूनिट के बीच में हम लोग पढ़ेंगे कि दैट वेरिएबिलिटी, दैट वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। कि नई स्पीसीज का निर्माण अगर होता है तो उसके लिए ये जो म्यूटेशन है, यही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएशन। अब हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, इसमें वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। Different kinds of variations. Variations is of different kinds depending upon the nature of the cells which are affected. कि कौन से जो cells हैं they are affected, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो वेरिएशन जो है वो डिफरेंट काइंड्स की हुई। सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, सोमैटिक एंड जर्मिनल। सोमैटिक वेरिएशन एंड जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि सोमैटिक सेल कौन से होते हैं और जर्म सेल्स कौन से होते हैं। जो जर्म सेल्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। क्योंकि जो जर्म सेल्स होंगे वो क्या बनाएंगे, गैमीट्स। और जो रिमेनिंग अदर सेल्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के सारे सेल्स एक्सेप्ट द जर्म सेल, यानी कि वो वाले सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द गोनेड्स, यानी कि टेस्टिस और ओवरी के बीच में जो सेल्स पाए जाते हैं, जो सेल्स क्या कि स्पर्म और एग बनाएंगे, वो हुए जर्म सेल्स। उन सेल्स को छोड़ के बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो क्या होंगे, सोमैटिक सेल्स। इसका मतलब है सोमैटिक वेरिएशंस जो हैं वो कौन सी वेरिएशंस हुई, द वेरिएशन दैट अराइज ड्यू टू द चेंज इन द सोमैटिक सेल। कौन से सेल्स की वजह से, सोमैटिक सेल्स की वजह से। और ये कौन से, जर्म सेल्स। कौन से, जर्म सेल्स की वजह से। अब भी सोमैटिक सेल्स, आपकी स्किन है, आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, 1 महीने के लिए शर्ट पहन के रखेंगे, इस पोर्शन को जो है वो सनलाइट को जो है वो एक्सपोज करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर हुआ है, आप देखेंगे द पोर्शन विच इज एक्सपोज्ड टू द सनलाइट दे बिकम मोर डार्कर एज कंपेयर टू अदर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी। इसका मतलब कि जो सोमैटिक सेल हैं इनके बीच में जो वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं दे आर अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंटल, यानी कि वो इन्वायरमेंटल वेरिएशन है। साधारण से शब्दों में कौन सी है वो, इन्वायरमेंटल वेरिएशन, और वो टेम्परेरी वेरिएशंस होती है। ठीक है ना। आप इसको फिर से कवर कर लो 1, 2, 3 महीने के लिए, जो है वो आपका बॉडी फिर से वैसी की वैसी हो जाएगी। तो जो सोमैटिक सेल्स की जो वेरिएशन होती है दैट इज नॉट मतलब क्या हुआ कि ये वाली वेरिएशन जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के बीच में नहीं जाती है, ये मतलब हुआ सोमैटिक वेरिएशन का। और जर्मिनल वेरिएशन, अब जर्म सेल के बीच में अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, ओके जैसे जर्म सेल्स के बीच में क्या गड़बड़ होगी, मान लो कोई क्रोमोसोम के बीच में गड़बड़ हो जाती है, कोई जीन जेनेटिक जो जीन लेवल है उसके ऊपर कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो इसका मतलब है ये these are inherited, they are inherited। और जो जर्म सेल्स के बीच में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उस बच्चे के बीच में हम लोगों को जो है वो चेंज जो है वो देखने को मिलती है। वो गड़बड़ जरूरी वो दोनों तरफ होती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है ना। जो कई बार जो है जर्म सेल्स के बीच में अगर कुछ जो है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस क्रॉसिंग ओवर, अगर हो सकता है कि जो वेरिएशन हो वो वेरिएशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। वो बच्चा हो सकता है बड़ा ही इंटेलिजेंट हो, या हो सकता है उसके जो माइंड है वो ठीक ना हो, कुछ एक और डिसेबिलिटी जो है वो उसके बीच में हो जाए। तो ये वेरिएशन जो जर्मिनल अगर जर्म सेल्स के बीच में वेरिएशन होती है तो वो वेरिएशन जो है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग।
ओके, आई बात समझ है, लेकिन these are not inherited जो सोमैटिक सेल के बीच में होती है। तो जो सोमैटिक जो वेरिएशन होती है, they are also known as इसको हम एक्वायर्ड वेरिएशन भी बोलते हैं। एक्वायर्ड मतलब प्राप्त करना, कहां से प्राप्त करना, वो हम लोगों को ड्यूरिंग द लाइफ वी कैन एक्वायर दीज वेरिएशन ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम फ्रॉम द एनवायरमेंट। हम एनवायरमेंट के बीच में रहते हैं और उसी एनवायरमेंट से हम लोगों को जो है ये वेरिएशन मिलती है। कईयों को जैसे खाना अच्छा मिलेगा, हमारी बॉडी ठीक डेवलप होगी, माइंड अच्छा डेवलप होगा, खाना नहीं मिलेगा अच्छा, हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। तो हैबिटेट की वजह से कई बार हम लोगों को रहने की अच्छी जगह मिलेगी, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, तो हम लोग अच्छी तरह से जो है वो डेवलप हो पाएंगे। रहने की जगह अच्छी नहीं होगी किसी चीज की, वहां पर ड्रास्टिक कंडीशंस हम लोगों को मिलती है, तो हम लोग अच्छी तरह से नहीं डेवलप। तो ये these are acquired during the lifetime. They are also known as the environmental variations भी, जितने भी आती हैं वो सारी की सारी हमारे सोमैटिक सेल को जो है वो अफेक्ट करती हैं। They are acquired variations. कौन सी होती हैं ये? Acquired variations होती हैं। एंड चलो इसके बारे में काफी हो गया। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएशन इज द कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस एंड जो कंटिन्यूअस वेरिएशंस होती हैं, these are the small and indistinct variation. कौन सी है ये कंटिन्यूअस? स्मॉल वेरिएशन, स्मॉल एंड indistinct, मतलब कि थोड़ी बहुत वेरिएशंस और मतलब नजरों में ना आने वाले, इनडिस्टिंक्ट वेरिएशंस, नजरों में ना आने वाले। मतलब क्या कि जैसे किसी के पेरेंट्स जो हैं वो 6 फीट के हैं, बच्चे जो हैं वो 5 फुट 8 इंच के हैं या 5.5 इंच के हो जाते हैं, स्मॉल वेरिएशन। किसी के पेरेंट्स का जो वेट जो है वो 70 केजी है, बच्चे जो है वो 50 केजी के हैं, 55 के हैं। मतलब तो ये जो कंटिन्यूअस वेरिएशन होती हैं, these are the small variation, थोड़ी बहुत वेरिएशन जो है ये होती हैं, and these are not inherited, ये इनहर्टेड नहीं होती हैं। हो सकता है जो 5 फुट 5 इंच के जो पेरेंट्स हैं उनके जो बच्चे हैं वो आगे 6 फीट के हो जाए। तो मैं बोला कि ये स्मॉल वेरिएशन होती हैं, ये आइदर ऑन दिस साइड और दिस साइड, ठीक है, कि ये पॉजिटिवली साइड, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ को जो है ये हो सकती हैं, लेकिन ये इनहर्टेड नहीं होती। जरूरी नहीं है कि जो 5 फुट के पेरेंट्स हैं उनके बच्चे भी 5 फुट के ही हों, हो सकता है वो 6 फीट के भी हो सकते हैं। तो this continuous variation जो है, these are not inherited, these are the small and indistinct variation। दूसरी बात आती है discontinuous variation। These are the large variation, large and conspicuous variations, मतलब लार्ज एकदम से जो है लार्ज वेरिएशन, मतलब पेरेंट्स से बिल्कुल हट करके उसके ऑफस्प्रिंग जो है वो आपको देखने पड़ेंगे, टोटली डिफरेंट। एंड कॉन्स्पिकस मतलब सामने नजर आने वाले, सामने नजर आने वाले, अंडरस्टैंड, सामने नजर आने वाली वेरिएशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। एंड these are and sometimes these variation leads to the formation of new species। और कई बार जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होती है ये इवोल्यूशन का काम बनती है। these are the jerky variation, क्या होते हैं? मतलब एकदम से अपीयर होती हैं, पहले नहीं देखने को मिलती हैं, पहले नहीं देखने को मिलती हैं। एंड दीज आर द इनहर्टेड, और एक बार अगर आ जाती हैं तो ये वापस नहीं होती हैं। द ऑफस्प्रिंग व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय देम दे आर सिमिलर टू देम, वो बिल्कुल उन्हीं की तरह होंगे। अगर कोई ऐसे, जैसे कि एक एंकन शीप का एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ कि बड़ी भेड़ों वाली एक वैरायटी थी पूरे गांव में, मतलब बड़ी बड़ी भेड़ें पाई जाती थी। एकदम से क्या होता है कि वहां पर एक नई जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की वजह से एक नई शीप जो है वो बच्चा जो है वो पैदा होता है, और वो उसकी हाइट जो है वो 1 फुट की रहती है, और आगे उसके जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो वैसे ही होते हैं, छोटी छोटी। इसका मतलब वो जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन थी दैट अराइज ड्यू टू द म्यूटेशन, वो उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज होने की वजह से जो है वो म्यूटेशन हुई। एंड
and that leads to the formation of new species, और कई बार जो है वो new species variety जो है वो उसके बीच में प्रोड्यूस करने का काम करती है। तो this is all about the variation, ये सारा का सारा variation के बारे में। Okay students, let's study the Mendel's law of inheritance. Before study the law of inheritance, first of all we have to discuss about the Mendel के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। हम लोगों को जो फ्लावर उसने जो है वो सिलेक्ट किया, जो प्लांट उसने सिलेक्ट किया अपनी ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट के लिए, उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। और मेंडल के क्या एडवांटेज रहे, क्या उसने किस प्रकार से जो था वो इतने अच्छे कैलकुलेशन जो थे वो मेंडल्स ने निकाले, उसके व्हाट द रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ द मेंडल। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों को पहले पढ़नी है, उसके बाद हम लोग जो मेंडल्स के जो लॉ हैं उसके ऊपर जो है वो पहुंचना है। सबसे पहले तो ये मेंडल जो था इन द 19th सेंचुरी जो मेंडल ने जो था ही स्टार्टेड हिज वर्क ऑन द हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर जो था वो जेनेटिक्स के ऊपर जो था वो इसने अपना काम किया। एंड ही वर्क ऑन गार्डन पी। गार्डन पी जो प्लांट है उसके ऊपर इसने काम शुरू किया। इसका जो बोटैनिकल नेम है पाइसन सटाइवम। गार्डन पी, इस प्लांट के ऊपर जो था वो मेंडल ने मिड 19th सेंचुरी के बीच में जो था वो अपना काम जो है वो इसके ऊपर किया। एंड ही फर्स्ट टाइम अप्लाइड, और जब इसने अपना जो हाइब्रिडाइजेशन का काम है वो किया तो उसने फर्स्ट टाइम जो था वो एक मैथमेटिकल जो मैथमेटिकल लॉजिकल एंड स्टैटिकल एनालिसिस, ठीक है, कि कैलकुलेशन जो थी वो फर्स्ट टाइम बायोलॉजी की फील्ड में जो थे वो अप्लाई किए गए। क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज अप्लाइड फर्स्ट टाइम इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। एंड उसके बाद जो उसने सैंपलिंग रखा, सैंपलिंग साइज इज वेरी लार्ज, कि उसने जो प्लांट थे जिनके ऊपर काम किया वो उसने बहुत ज्यादा मात्रा में लिए। ठीक है, एक और रीजन जो था आप यहाँ पर लिख लो, स्टैटिकल। क्या उसने किया? स्टैटिकल एनालिसिस। जो भी वो एक्सपेरिमेंट करता था, मतलब उसको बिल्कुल ही टेक द रिकॉर्ड, ही टुक द रिकॉर्ड वेरी कीनली। उसने हर चीज का रिकॉर्ड जो था वो वेरी नाइसली जो था बहुत अच्छे तरीके के साथ जो था वो रखा। स्टैटिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल जो लॉजिक थे, दैट इज अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ दिस बायोलॉजी। फर्स्ट टाइम उसने ये काम कर करके दिखाया। एंड देन he took 14 varieties of this Pisum stivum। उसने जो 14 varieties, 14 varieties जो थी वो Pisum stivum प्लांट की जो थी वो सिलेक्ट की, having the 7 pair of contrasting characters। जिनमें उसने क्या देखे कि 7 pair of contrasting characters। इसके बारे में आपको जानना है, थोड़ा सा भी बताता हूँ। जैसे मान लो एक प्लांट जो है वो क्या है, टॉल है। ओके, एक प्लांट है हैविंग द राउंड सीड। अभी इसके बारे में हम लोग 7 जो पेयर है वो कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भी बता रहा हूँ। जो 14 वैरायटीज उसने ली उनके बीच में जो था वो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब तभी तो वो 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 14। कितनी वैरायटीज हुई? वो 14 वैरायटीज होती थी। तो जैसे एक अगर प्लांट जो है वो कोई टॉल है तो इसके ऑपोजिट क्या होगा? ड्वार्फ। दूसरा प्लांट क्या है? ड्वार्फ है। हैविंग द राउंड सीड, तो दूसरा है रिंकल्ड सीड। दूसरा क्या होता है? रिंकल्ड सीड। तो वैसे ही 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से उसने 14 वैरायटीज जो थी ही सिलेक्टेड इन द पाइसम स्टाइलम के बीच
14 वैरायटीज जो थी वो सिलेक्ट की दैट हैविंग द 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिनके बीच में उसको जो थे वो 7 जो थे वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो थे वो देखने को मिले। एंड दीज वैरायटीज, ये जो उसने सिलेक्ट की, दैट ब्रीड ट्रूली फॉर देयर कैरेक्टर। ये चीज जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट कि उसने जो भी प्लांट सिलेक्ट किया, उस प्लांट के बीच में जो भी उसने कैरेक्टर जो थे वो सिलेक्ट किए, वो उन कैरेक्टर्स के लिए ट्रूली ब्रीड करते थे। मतलब अगर कोई पौधा जो है वो टॉल सिलेक्ट किया है उसने, तो उसने देखा कि उसकी जो प्रोजेनी है आगे से आगे उसके जो बच्चे हुए, चाहे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन तक, दे ब्रीड ट्रूली, वो सारे के सारे जो थे वो टॉल ही होते थे। ये हुआ ट्रू ब्रीडिंग। ओके। और वैसे अगर कोई ड्वार्फ है, अगर हैविंग द राउंड सीड है, अगर कोई क्या है, कोई प्लांट ऐसा जिसके राउंड सीड है, तो उसके चाहे वो फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, उसने जो भी आगे तक उसका हाइब्रिडाइजेशन जो उसने एक्सपेरिमेंट किया, वो सारे के सारे जो प्लांट से जनरेशन आगे से आगे जो थे, दैट हैविंग द राउंड सीड, उनके राउंड सीड। ये मतलब हुआ दैट ब्रीड ट्रूली फॉर देयर कैरेक्टर्स, कि वो उस कैरेक्टर्स के लिए जो था वो ट्रूली ब्रीड करते थे। नाउ लेट्स स्टडी द these 7 contrasting कैरेक्टर की कौन कौन से जो थे वो 7 contrasting कैरेक्टर जो थे वो मेंडल ने सिलेक्ट। सबसे पहले टॉल, उसने कौन सा प्लांट सिलेक्ट किया भाई, जो पहला कैरेक्टर उसने देखा कि टॉल प्लांट, और इसका सेकंड जो वैरायटी इसने देखी, having the contrasting character that the dwarf छोटा। उसके बाद a plant having the axial flower position of flower, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सियल, मतलब ये लीफ है, कि लीफ के एक्सियल में फ्लावर जो है वो ग्रो कर रहा है, एक्सियल फ्लावर। और इसका ऑपोजिट है टर्मिनल फ्लावर। कोई और पौधा है, ये एक्सियल फ्लावर, कोई और पौधा है तो उसके जो था वो टर्मिनल के ऊपर जो था वो फ्लावर आ था। दिस इज द एक्सियल फ्लावर, दिस इज द टर्मिनल फ्लावर। ये कौन सा है, टर्मिनल फ्लावर। ब्रांच के टर्मिनल के ऊपर जो है एपिक्स के ऊपर जो है फ्लावर आ रहा है, दैट इज द टर्मिनल पोजीशन। उसके बाद फ्लावर कलर इज वायलेट and flower color is white. एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, कौन सा, व्हाइट। उसके बाद जो 7वीं वैरायटी है, दैट इज द हैविंग द ग्रीन पॉड। ग्रीन पॉड मतलब जो फली लगती है उसको, वो कौन से कलर की है, ग्रीन कलर की है। पॉड कैसी है, जिसके बीच में सीड होते हैं। और दूसरी तरफ है येलो पॉड। उसके बाद आता है 9वें नंबर पे इनफ्लेटेड पॉड। ये दोनों कैरेक्टर जो है वो पॉड से रिलेटेड है, फली से रिलेटेड है। ओके। और ये दोनों जो है वो कैरेक्टर किस चीज से हैं, फ्लावर से रिलेटेड है। इनफ्लेटेड पॉड। ओके। और 10th वैरायटी जो है वो कौन सी है, कंस्ट्रिक्टेड पॉड। मतलब इनफ्लेटेड पॉड के अच्छी भरी हुई फली इस प्रकार से, जिसके बीच में अच्छे जो है वो सीड देखने को मिले, ऐसे भली हुई। और कंस्ट्रिक्टेड मतलब ये ऐसे इस प्रकार से, जिसके बीच में सीड अच्छे से नहीं हो, कंस्ट्रिक्टेड पॉड। देन सीड की बारी आ जाती है, राउंड सीड, रिंकल्ड सीड। रिंकल्ड सीड, ये सीड पूरी तरह से इस प्रकार से गोल, और यहाँ पर रिंकल्ड सीड इस प्रकार
प्रकार से सीड, पिचके हुए सीड। एंड देन येलो सीड, एक्चुअली ये एंडोस्पर्म होता है। येलो सीड, ये दोनों जो कैरेक्टर जो है दे आर कंसर्न विद द सीड। दूसरी तरफ जो है वो ग्रीन। तो दीज आर द 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अगर हम पेयर से लेने हो तो देखो, दिस इज द फर्स्ट पेयर, दिस इज द सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। 7 ये वैरायटीज हो गई, 7 ये वैरायटी हो गई, टोटल हो गई 14। और ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कितने हो गए हमारे पास? 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। नो, अब थोड़ा सा गार्डन पी के बारे में हो जाए, इस मटर के बारे में, कि इसके बीच में क्या क्वालिटी थी जो मेंडल को जो सक्सेस मिली। तो उसके पीछे रीजन ये भी था, द सिलेक्शन ऑफ दिस पाइसम स्टाइल। गार्डन पी का अपनी एक क्वालिटी थी जिसके कारण जो था वो मेंडल को जो था वो हेल्प मिली एंड मेंडल बिकम सो सक्सेसफुल। तो व्हाट आर दोज क्वालिटीज? वो जो थी कि जो गार्डन पी का जो प्लांट है, दैट ब्रीड ट्रूली फॉर देयर कैरेक्टर्स। ये जो है वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ब्रीड ट्रूली फॉर देयर कैरेक्टर्स, कि जो इसके बीच में कैरेक्टर होते हैं वही कैरेक्टर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलते हैं। वही कैरेक्टर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के बीच में देखने को मिलते हैं। तो एक इसका ये वेरी इंपॉर्टेंट जो, एंड इट इज अ सेल्फ फर्टिलाइज्ड प्लांट। इसके बीच में जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। तो जिसके कारण भी जो है वो दैट ब्रीड ट्रूली, यानी कि दैट, हम इसको जो है दैट ब्रीड ट्रूली जो है इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? प्योर लाइन। प्योर लाइन, इफ वी वांट टू प्रोड्यूस द प्योर लाइन ऑफ ए कैरेक्टर, प्योर लाइन होता है दैट ब्रीड ट्रूली फॉर अ कैरेक्टर्स। प्योर लाइन के हम आगे से आगे, जैसे फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, आगे से आगे जो है वो कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल, अगर टॉल प्लांट है वो उसी हर जनरेशन के बीच में वो कैरेक्टर वैसे ही जो है वो अपीयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्योर लाइन। ठीक है, तो प्योर लाइन वो वाला कैरेक्टर दैट ब्रीड ट्रूली अगेन एंड अगेन इन द सक्सेसिव जनरेशंस, दैट इज नोन एज द प्योर लाइन। तो दूसरा जो गार्डन पी का जो प्लांट है वो क्या है भाई? सेल्फ फर्टिलाइज्ड प्लांट है। इसके बीच में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। इसके बीच में क्लास्टोगेमस फ्लावर पाए जाते हैं। द फ्लावर, प्रश्न में पढ़ा था हमने, फ्लावर दैट नेवर ओपन टू एक्सपोज देयर सेक्स ऑर्गन्स, वो बंद होता है ये फ्लावर। इसके बीच में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। इट इज इजी टू हैंडल, easy to handle. It is a annual plant, है, and it produces a large number of seeds in one generation. भी इसका लाइफ साइकिल है वो भी छोटा है, एनुअल है, और इसको हम बड़ी आसानी से जो है वो हैंडल कर सकते हैं। एंड क्रॉस, अगर हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन की बात करें, क्रॉसिंग की बात करते हैं, तो दिस प्लांट इज अगेन वेरी इजी टू हैंडल फॉर दिस क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट। जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, अब जो 2 प्लांट लेंगे हम लोग, हमने बोला कि ये टॉल प्लांट है और ये ड्वार्फ प्लांट है। अब हम लोगों ने इनके बीच में क्रॉसिंग करवानी है कि जो हम लोगों को हाइब्रिड कराना, लेकिन ये क्या होते हैं? क्लास्टोगेमस फ्लावर होते हैं। मैंने पहले ही बोला कि इट इज नॉट इजी, दे डू नॉट ओपन टू एक्सपोज देयर फ्लावर। तो हम लोग क्या करते हैं? हम खुद इन फूलों को जो है वो खोलते हैं और इनके बीच में जो है फिर क्रॉसिंग करवाते हैं, कि मतलब इसके पोलन ग्रेन ले लिए और
इसके स्टिग्मा के ऊपर हमें खुद वो छिड़कने पड़ेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें खुद करवाना पड़ेगा। तो इस काम के लिए भी जो है ये प्लांट बहुत ही इजी है हैंडल करने के लिए, कोई इसके बीच में ऐसी कम्प्लेक्सिबिलिटी जो है वो नहीं आती। ठीक है, तो क्रॉसिंग के जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत आसानी से जो है वो इसके बीच में हो जाते हैं। एंड दे हैविंग द उसके वजह से सब फर्टिलाइजेशन इसके बीच में होती है। दे हैव द बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसको हम हर्मैफ्रोडाइट जो है वो भी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ दिस। हाँ, एक चीज और रही, शार्पली डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स या शार्पली कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इसके बीच में शार्पली डिफाइंड कैरेक्टर्स, डिफाइंड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, शार्पली डिफाइंड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब दूर से दिख जाने वाले कैरेक्टर्स। भाई ये डॉल है, ये डॉल है, भाई इसके बीच में जो है वो वायलेट कलर का फ्लावर आ रहा है, उसके बीच में व्हाइट कलर का। they have the sharply defined contrasting characters. They are present in this garden pea plant. तो ये सारे various advantages of this pea plant. Now, अब मेंडल ने जो था एक conducting this cross experiment, जो क्रॉसिंग का जो एक्सपेरिमेंट था वो इसने किया मेंडल ने on the contrasting character, in between the plants having the contrasting characters. मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये टॉल प्लांट है तो इसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है, लंबा छोटा ड्वार्फ। इसने जो था वो इनके बीच में क्रॉस एक्सपेरिमेंट किया। ओके, ये इसने मेल सेलेक्ट कर लिया तो दूसरी तरफ जो था वो फीमेल सेलेक्ट। अभी इसको ऑपोजिट भी करेंगे, उसका हम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस होता है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो मतलब कुछ भी कर लिया, दीज आर द पेरेंट्स, हम उनको क्या बोलेंगे, पेरेंट्स। तो इस प्रकार से इसने जो थे वो अभी एक्सपेरिमेंट किए। राउंड सीड, अ प्लांट हैविंग द राउंड सीड, तो दूसरी तरफ जो था वो क्या किया, रिंकल्ड सीड। इस प्रकार से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो थे, जो हमने लिखवाए 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, उन प्लांट्स के बीच में मेंडल ने जो था वो क्या किया, क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, हाइब्रिडेशन का जो एक्सपेरिमेंट किया वो द प्लांट्स हैविंग द ट्रू दैट ब्रीड ट्रूली फॉर देयर कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ऐसा बोलो। तो नाउ एक प्रॉब्लम रही उस टाइम मेंडल को, कि मेंडल ने जो था वो ही डिड हिज वर्क फॉर द 7 ईयर, 1856 से लेकर के 1863 तक, 1856 टू 1863 तक कंटिन्यू जो था वो 7 इयर्स तक मेंडल ने जो था वो अपना काम किया। He continuously worked on this hybridization in the garden pea plant, इसके ऊपर इसने कंटिन्यूस काम किया। And in 1865 he published his work, उसने जो था वो अपना काम जो था वो पब्लिश किया इन द उसने जो अपना एक्सपेरिमेंट का जो नाम दिया, दैट द एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसने जो अपना एक्सपेरिमेंट का नाम दिया वो क्या नाम दिया, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये उसने जो था वो अपना जो जर्नल था, अपना जो काम था, उसको उसने नाम दिया। And he published his work in the annual proceeding of Natural History Society in 1866 के बीच में जो था, जो इसने जो काम किया उसको जो था वो पब्लिश किया गया। But at that time Mendel didn't got too much success, लेकिन मेंडल को जो थी वो बहुत ज्यादा सक्सेस जो थी वो उस टाइम नहीं मिली। The reason behind that, उसके पीछे क्या कारण रहा,
फिर उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि बार एग्जाम में भी ये भी पूछा जाता है कि व्हाई ड्यूरिंग दैट टाइम मेंडल डजंट बिकम सो सक्सेसफुल इन दिस फील्ड। तो इसका कारण रहा सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज पायनियर टू वर्क इन दिस फील्ड, कि जो काम करने वाला बंदा था इस फील्ड में, वो मेंडल जो था वो दुनिया का सबसे पहला आदमी था जिसने इसके बीच में इस फील्ड के बीच में काम किया। पायनियर टू वर्क मतलब सबसे सर्वप्रथम अगर इस फील्ड में जिसने अगर काम किया तो वो मेंडल के द्वारा जो था वो काम किया गया था। तो उस काम को एनालाइज करने वाला तो कोई था ही नहीं। नो वन इज देयर टू एनालाइज दिस वर्क ऑफ द मेंडल। उसके बाद कि जो साइंटिफिक वर्ल्ड था उस टाइम, साइंटिफिक वर्ल्ड जो था, दुनिया के जो भी साइंटिस्ट थे, दे आर बिजी इन द डार्विन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एक्चुअली उस टाइम जो था वो डार्विन ने जो अपनी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वो भी जो थी वो पब्लिश की थी। तो साइंटिस्ट जितने भी थे वो सारे के सारे जो थे दे आर बिजी इन द डार्विन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कहां पर बिजी थे? डार्विन थ्योरी के बीच में जो था वो वर्क थे। एंड सब वो दूसरा और कारण ये भी रहा कि ही पब्लिश्ड his work in the obscure journal, obscure journal मतलब जो बुक आजकल भी साइंटिस्ट जो भी जो है वो काम करते हैं और उस काम को जो है वो पब्लिश किया जाता है, ठीक है, तो वो जो है वो काम कहाँ पर होता है? वो काम जो है वो जर्नल के बीच में जो है, जिस पेज के ऊपर जो है वो लिखा जाता है और फिर पब्लिश किया जाता है, उसको हम लोग जर्नल बोलते हैं, ठीक है। तो उसने एक ऑब्स्क्योर जर्नल, ऐसी बुक के, ऐसी मतलब जर्नल के जो उसने सेलेक्ट किया विच इज नॉट फेमस, जो इतना ज्यादा फेमस नहीं था। और ये भी एक कारण रहा कि उसको उतनी ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। और उसके बाद ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही अप्लाइड इन द फील्ड। तो साइंटिस्ट को ये भी थोड़ा सा अटपटा लगा कि क्या अजीब सा काम जो है वो किया गया है कि बायोलॉजी में इस प्रकार से तो होता ही नहीं। तो these are the various reason behind that कि why Mendel do not become so successful during that time। ये उसके reason रहे। Now अब बात आती है कि Mendel's work again rediscovered। मेंडल का जो काम था वो दोबारा से रीडिस्कवर किया इन 1900। 1900 के बीच में 3 डिफरेंट साइंटिस्ट, हुगो डी वेरिस, ट्रेशोवर्थ एंड कार्ल कॉर्न्स, ये 3 साइंटिस्ट रहे। तीन साइंटिस्ट थे। दे रीडिस्कवर्ड अगेन द मेंडल वर्क एंड इंडिपेंडेंटली। सबसे बड़ी बात कि ऐसा नहीं मिलकर के काम किया, इन्होंने अपना अपना अलग अलग जो है वो काम किया। एंड they come on the same finding, the result जो थे they are similar to that of the Mendel's work, कि जो मेंडल ने काम किया था वो भी जो है वो उसी कंक्लूजन के बीच में, वही कंक्लूजन के ऊपर जो है वो पहुंचेगा बिकॉज ऑफ दैट रिजल्ट। इसी कारणवश, क्योंकि कितने साल पहले का काम किया हुआ दोबारा इतने सालों के बाद जो है वो रीडिस्कवर्ड होता है, और इतने जो है वो सालों तक जो है वो काम दुनिया की नजर में नहीं आता है, और वो दे आर सरप्राइज्ड बाय द वर्क दैट इज डन बाय द मेंडल। वो बड़ा सरप्राइज जो है वो इस चीज से होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द सेम रीजन द मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ द father of the genetics, father of the genetics। याद रखना सारे जो मैंने आप लोगों को बताया। Now, what did Mendel do? Mendel ने जो था क्या किया? What do Mendel did? Mendel ने जो था वो क्या किया, किस प्रकार से जो था, कि मैं थोड़ा सा जो है वो अभी आपको बताऊंगा। मेंडल ने, जैसे हमने बोला कि कोई भी जो था वो जो हाइब्रिडाइजेशन का जो काम किया, तो ही टेक द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ द दीज वैरायटीज जो मैंने आपको, फॉर
फर्स्ट जो उसका स्टेप था, स्टेप फर्स्ट, टू रेज द प्योर लाइन, प्योर लाइन, उसको ये देखना था कि जो कंट्रास्टिंग करैक्टर उसने सिलेक्ट करने वो जा रहा है, क्या वो उस करैक्टर के लिए ट्रूली ब्रीड करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए उसने क्या किया कि मान लो ये टॉल प्लांट लिया, सिर्फ टॉल प्लांट लिया, इसमें देखना है कि ये प्योर लाइन मतलब ट्रूली ब्रीड फॉर देयर करैक्टर या नहीं। तो उसने क्या किया कि 1 2 3 4 5 6 जनरेशन तक जो था इसके मतलब बीज लिए, फिर बीजा आगे आगे तक जो था वो नई से नई जनरेशन तक जो है वो तैयार करता रहा। बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्या करवाया इसने, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई, फिर जब तक कि वो ये रिजल्ट पे नहीं पहुंचता है कि ये जो है वो दैट ब्रीड ट्रूली फॉर देयर करैक्टर, ये सच में ही जो है वो इस करैक्टर के लिए ट्रूली ब्रीड करता है। ये टॉल है, इसको अभी आप जितनी बार भी बीज लो, जितनी बार जनरेशन के आगे एंड अगेन बीज लो, दैट ब्रीड इज ट्रूली फॉर देयर करैक्टर्स। फिर दूसरा काम क्या किया, दूसरा का काम किया उसने हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जब उसको पता लग गया कि ये पौधा जो है वे इट ब्रीड ट्रूली फॉर देयर करैक्टर, तो उसने क्या किया कि जैसे ये टॉल और क्रॉस्ड विद द डॉर्फ प्लांट, तो इन दोनों के बीच में जो था वो क्रॉसिंग करवाई, यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई। ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई और फिर जो उसके पास जनरेशन आती है उसको जो है वो बोला जाता है F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन करवाई। एंड थर्ड जो स्टेप आया इसका, दैट इज द सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन अप टू द जो फर्स्ट आई जनरेशन, सेकंड आई, थर्ड आई, उनके बीच में सिर्फ आगे सेल्फिंग ही करवाई है। तो जो सेकंड यहाँ पर हम लोग इसको शो करते हैं, ये हमारी F1 है, फर्स्ट जनरेशन है, इसके बीच में आगे हम क्या करवाएंगे, सेल्फिंग। ये उसने फिर और क्या रिजल्ट उसके पास आते गए, उसका जो है वो पूरा हिसाब किताब जो था वो वहां पर रखा गया। तो दिस इज द Mendel's experiment which is completed in the 3 step। 3 स्टेप में जो है वो कंप्लीट होता था कि पहले प्योर लाइन बनाना, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन कराना जो पेरेंट हम लोगों ने सिलेक्ट किए, जो पेरेंट्स हम लोगों के द्वारा सिलेक्ट किए गए उनके बीच में क्या करवाना, हाइब्रिडाइजेशन करवाना। ठीक है, क्रॉसिंग करवाना, मेल फीमेल जो कंट्रास्टिंग करैक्टर आपस में हैं उनके बीच में मेल फीमेल सिलेक्ट कर करके जो है वो क्रॉसिंग का एक्सपेरिमेंट करवा करके जो जनरेशन हमारे पास आती है उसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन। एंड देन क्या करवाया, फिर जो F1 जो जनरेशन हमारे बीच में मिली उसको आगे हम क्रॉसिंग वगैरह नहीं करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन उसके बीच में करवाएंगे, सेल्फिंग जिसको बोलते हैं। चाहे वो सेकंड जनरेशन आएगी फिर उसके बीच में भी सेल्फिंग ही करवाई जाएगी, थर्ड फोर्थ जो भी आगे करवाए जाएंगे वो सेल्फिंग। तो ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट रहा जिसको जो था वो इसने 3 पार्ट्स के बीच में कंप्लीट किया। अब नाउ अ फ्यू टर्म्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द और सेल्फिंग के बाद जो जनरेशन आएगी, यहाँ पर थोड़ा सा सेल्फिंग के बाद जो सेकंड जनरेशन आती है उसको बोलते हैं F2, यानी कि सेकंड फिलियल जनरेशन। क्या हो जाता है, सेकंड फिलियल जनरेशन। Now a few terms which is associated with the genetics, जो इस पूरे चैप्टर के बीच में या पूरी जेनेटिक्स के बीच में आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। हम कुछ टर्म्स जो हैं उनको जो है वो यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, वो टर्म्स क्या क्या हैं, सबसे पहले तो जीन, जीन और फैक्टर, इनके बीच में कोई फर्क नहीं है। फैक्टर जो था वो मेंडल ने टर्म दी थी, फैक्टर जो थी वो मेंडल ने दी थी। हम लोग ये बोल सकते हैं कि यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन के फैक्टर, द कैरेक्टर्स व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन दे आर नोन एज अ फैक्टर। जो कैरेक्टर्स, ठीक है ना, कैरेक्टर को ही हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो एक्सप्रेस होते हैं नेक्स्ट
जनरेशन के बीच में देखने को मिलते हैं उनको हम लोग जो है वो फैक्टर। वैसे इसकी जो एक साइंटिफिक जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए। अब जीन को जीन इज अ मॉडर्न टर्म। हम लोग क्या बोलते हैं कि डीएनए की वो स्मॉलेस्ट सेगमेंट, डीएनए बहुत लंबा होता है ह्यूमन बीइंग के बीच में, तो वो स्मॉलेस्ट सेगमेंट डीएनए की दैट हैव द कैपेबिलिटी टू कंट्रोल ए करैक्टर, वो जो एक करैक्टर को कंट्रोल करती है ना। और फैक्टर को भी हमने क्या बोला कि वही चीज, तो हमने फैक्टर को भी बोला कि फैक्टर भी तो वही चीज है, तो एक करैक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पांसिबल है। तो जीन क्या हुआ, द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ। एक्सप्रेस किस फॉर्म में करेगी, एक्सप्रेस करेगी तो किसी करैक्टर को कंट्रोल करेगी, मतलब किसी करैक्टर को जो है ये कंट्रोल करेगी। ये हुए जीन या ये हुआ हमारा फैक्टर। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द अलील या अलीलोमॉर्फ। कई बार जो है वो बहुत ज्यादा इसमें जो है वो कंफ्यूज करते हैं, अलील्स और अलीलोमॉर्फ। अलीलोमॉर्फ भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अलीलो बड़े सिंपल से शब्दों में हम लोग बोलेंगे द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ फैक्टर और जीन। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन और फैक्टर, यानी कि आइदर दिस और दैट, आइदर दिस वन और दैट वन, या तो ये या ये वाला। मतलब every individual can have the two allele of a characters, ठीक है ना। कोई किसी भी इंडिविजुअल के बीच में, मेरे बीच में, आपके बीच में, पेड़ पौधों के बीच में, किसी के बीच में भी किसी एक करैक्टर को लेकर के जो है वो दो अलील होंगे, ठीक है भाई। क्या होंगे, दो अलील होंगे। तो आइदर दिस वन, या तो वो टॉल को कंट्रोल करेगा, या तो वो दैट वन यानी कि वो डॉर्फ को कंट्रोल करेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैं टॉल यहाँ पर लिखता हूँ, तो टॉल के बीच में ये दो फैक्टर मैंने लिखे टी एंड टी, हमने इस चीज से रिप्रेजेंट किया। दिस इज द वन अलील, दिस इज द सेकंड अलील, ठीक है। दिस इज द वन अलील, दिस इज द सेकंड अलील। अगर ये अलील दोनों सेम होते हैं तो हम बोलेंगे इसको होमोजाइगस। क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, ओके। अब मैं यहाँ पर दूसरी तरफ बनाता हूँ डॉर्फ, यहाँ पर समझना है। अब ये अल्टरनेटिव फॉर्म है, टॉल की जो अल्टरनेटिव फॉर्म है वो क्या है, डॉर्फ है, ठीक है, लंबा छोटा। तो इसको हम डी डी से नहीं लिखेंगे, इसको हम स्मॉल टी और स्मॉल टी से लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी बोलेंगे सेम अलील है ना, सेम अलील है, क्या कंट्रोल कर रहे हैं, डॉर्फ करैक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे ये भी क्या है भाई, होमोजाइगस। क्या है, होमोजाइगस। अब क्या करते हैं हम इनके बीच में क्रॉस करवा देते हैं, क्रॉस करवा देते हैं। और जो F1 जनरेशन हमारे पास आएगी, अभी मैं बताऊंगा आपको क्रॉस करके कि किस प्रकार से करवाते हैं, अभी तो बेसिक आपको नॉलेज दे रहा हूँ इस चीज का। तो एक जीन, अब ये देखो गैमीट्स जब बनाते हैं, तो गैमीट जब बनते हैं ना, तो गैमीट के बीच में जैसे कि हम मेल फीमेल के बीच में हम लोगों ने अभी पढ़ा था, सेक्स और रिप्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। मियोसिस होता है, क्या होता है, मियोसिस होता है। तो ये क्रोमोसोम मियोसिस के बाद जो है वो अलग हो जाएंगे। यहाँ पर भाई ये भी अलग हो गए, ये अलग अलग चले जाते हैं ना। इसने मान लो स्पर्म बना दिया, इसने मान लो एग बना दिया, ठीक है।